नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। सोचिए, एक छोटे से कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति है और उसकी आंखों पर बच्चों के हाथ का बना सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा रखा है। ये एक कहानी का अंत है, लेकिन आज हमारी बातचीत की शुरुआत यहीं से हो रही है। ये सरकंडे का चश्मा उम्मीद का प्रतीक है, पर सवाल ये है कि इस उम्मीद की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब छुपा है हिंदी के जाने माने लेखक स्वयं प्रकाश की बहुत ही चर्चित कहानी नेताजी का चश्मा में और एक गुमनाम देशभक्त कैप्टन की जिंदगी में। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास कहानी के मुख्य अंश तो हैं ही, साथ में हम लेखक स्वयं प्रकाश की जो खास लेखन शैली है उस पर भी बात करेंगे। और इस पूरी बातचीत को एक बड़ा दायरा देने के लिए हमारे पास देशभक्ति के असल मायने पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही गहरा अंश भी मौजूद है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि कैसे एक साधारण इंसान का एक छोटा सा काम भी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी समाज के दोहरेपन के बारे में क्या कहती है, चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो कहानी में उतरने से पहले लेखक को जानना जरूरी है। स्वयं प्रकाश, हाँ, जिनका जन्म आजादी के साल 1947 में इंदौर में हुआ। पढ़ाई तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और एक इंडस्ट्रियल फर्म में काम भी किया, पर दिल वो हमेशा से लिखने पढ़ने में ही था। और उनकी लिखने की शैली, खासकर उनकी किस्सा गोई, कमाल की थी। वो मध्यवर्गीय जीवन के, आप कह सकती हैं, माहिर चितेरे माने जाते थे। मतलब मिडिल क्लास की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, हाँ, उनकी परेशानियां, इन सबको बहुत बारीकी से पकड़ते थे। लेकिन उनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती थी, उनमें समाज में चल रहे शोषण और भेदभाव के खिलाफ एक साफ आवाज होती थी। हाँ, और मुझे लगता है कि नेताजी का चश्मा जैसी कहानी इसी किस्सा गोई, मतलब कहानी सुनाने के अंदाज की वजह से इतनी असरदार है। बिल्कुल, ये लिखी हुई कम और सुनाई हुई ज्यादा लगती है, जैसे कोई हमें बिठाकर एक वाकया सुना रहा हो। सही कहा, ये कहानी पाठक को अपने साथ ले चलती है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। लेखक हमें किसी बड़े शहर में नहीं ले जाते, बल्कि एक बहुत ही साधारण से कस्बे में, जहां से हालदार साहब नाम के एक अफसर को हर 15वें दिन गुजरना पड़ता है। और कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति। मूर्ति सुंदर है। फौजी वर्दी में नेताजी को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते हैं। सब कुछ बढ़िया है, पर एक चीज खटकती है। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। एग्जैक्टली, संगमरमर का चश्मा है ही नहीं। लेकिन पहली बार जब हालदार साहब वहां रुकते हैं और पान खाते हुए मूर्ति को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। अच्छा, मूर्ति पर चश्मा तो था, लेकिन पत्थर का नहीं, असली, एक सचमुच का काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा। हालदार साहब मुस्कुराए, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। और इसी रियल चश्मे में पूरी कहानी का सार छुपा है ना। लेखक हमें पहली नजर में बता देते हैं कि जो चीज असल में मायने रखती है वो पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना है। मतलब ये सिर्फ एक चश्मे की बात नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरह से देखिए तो ये एक खामोश विरोध है। विरोध? हाँ, अ फॉर्म ऑफ सिविल प्रोटेस्ट। जब सरकारी ढांचा यानी नगरपालिका या वो स्कूल मास्टर जिसने मूर्ति बनाई अपना काम अधूरा छोड़ देता है, शायद वो पत्थर का पारदर्शी चश्मा बना नहीं पाया या बनाना भूल गया, तो एक आम नागरिक उस कमी को पूरा करने के लिए आता है। अच्छा, ये देशभक्ति का बहुत ही शक्तिशाली जमीनी रूप है। ये बताता है कि देशभक्ति किसी के हुक्म का इंतजार नहीं करती। और हलदार साहब के लिए ये कोई एक बार की बात नहीं थी। वो जब भी कस्बे से गुजरते मूर्ति पर एक नया चश्मा पाते। हर बार? हाँ, हर बार। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला। ये एक पहेली बन गई थी। जाहिर है उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? और यहाँ कहानी के एक और यादगार किरदार की एंट्री होती है, पान वाला। हाँ, जिसके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता है और हंसने पर तोन थिरकती है। वो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर जवाब देता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन?
नाम सुनकर तो हवलदार साहब को लगा कोई फौजी होगा, आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही। हाँ बिल्कुल, यही लगता है। पर पान वाले ने जो बताया वो तो बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल, पान वाला बताता है कि ये कैप्टन कोई फौजी नहीं बल्कि एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी है, जिसकी अपनी दुकान तक नहीं है। सही, वो तो एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिकाकर, फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। और यहीं पर कहानी का दिल सामने आता है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति खराब लगती है, उसे आहत करती है। फ्रेम चाहिए जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन नेताजी से माफी मांगते वो चश्मा उतारता, अच्छा, ग्राहक को देता और फिर मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता। मतलब उसकी देशभक्ति उसकी रोजी रोटी के आड़े भी नहीं आती, बल्कि दोनों साथ साथ चलती है। और यही हमें दो नजरियों का टकराव साफ दिखता है। एक तरफ हालदार साहब है जो कैप्टन की इस भावना को देखकर हैरान है, नतमस्तक हैं, और दूसरी तरफ है पान वाला जो उसका मजाक उड़ाता है। जब हालदार साहब पूछते हैं कि इसका नाम कैप्टन क्यों है, तो पान वाला हंसकर कहता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उफ, ये सुनकर हालदार साहब को बहुत बुरा लगता है। क्या ये सिर्फ पान वाले की उदासीनता है या फिर आम आदमी का वो सिनिसिज्म है जो देशभक्ति जैसी बड़ी बड़ी बातों को पागलपन समझता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये दोनों है। ये उस समाज की तस्वीर है जो निस्वार्थ भावना को पहचान नहीं पाता। उसके लिए कैप्टन की भक्ति एक तमाशा है, एक पागलपन है। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि जो काम पूरी नगर पालिका को करना चाहिए था वो एक गरीब लंगड़ा आदमी अपनी छोटी सी हैसियत से कर रहा है। सही बात है। समाज की यही उदासीनता और उपहास है जो कैप्टन जैसे लोगों के जज्बे को अक्सर खामोश कर देती है। और ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। हालदार साहब आते जाते मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते और मन ही मन कैप्टन की देशभक्ति को सलाम करते। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हाँ, एक दुखद मोड़। हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो देखा कि मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे पर एक खामोशी थी। और अगली बार जब वो आए तब भी मूर्ति खाली आंखों वाली थी। उन्होंने पान वाले से पूछा तो इस बार पान वाला खुद उदास था। अच्छा। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और अपनी धोती के सिरे से आंखें पहुंचता हुआ बोला, क्या? साहब, कैप्टन मर गया। और ये सुनकर हालदार साहब सन रह गए। हाँ, वो चुपचाप जीप में बैठे और रास्ते भर सोचते रहे। हाँ, और उनका सोचना ही इस कहानी का मूल सवाल बन जाता है। हाँ, वो सोचते हैं, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये बहुत भारी सवाल है। बहुत भारी। और ये सिर्फ पान वाले के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के मूल्यों पर एक बहुत बड़ी और तीखी टिप्पणी है। सही कहा। क्या हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश के प्रतीकों के लिए कुछ करते हैं, या हम उन्हें पागल कहकर उनका उपहास उड़ाते हैं और खुद अपने छोटे छोटे फायदों के लिए बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं? स्वयं प्रकाश ने इस एक वाक्य में समाज का एक्सरे कर दिया है। कैप्टन की मौत की खबर से हवलदार साहब इतने दुखी हो जाते हैं कि 15 दिन बाद जब उन्हें फिर उसी कस्बे से गुजरना होता है तो वो पहले ही तय कर लेते हैं कि आज वहां नहीं रुकेंगे। अच्छा। पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो मन में सोचते हैं चश्मा तो होगा नहीं क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। वो एक तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि उस कस्बे की देशभक्ति की वो अकेली लौ भी बुझ गई। वो ड्राइवर से कहते भी हैं कि चौराहे पे रुकना नहीं, सीधे निकल जाना। लेकिन यहाँ एक बहुत मानवीय बात होती है। आदत से मजबूर उनकी नजरें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठी जाती हैं और वो कुछ ऐसा देखते हैं कि चीख पड़ते हैं, रुको। एक पल की उम्मीद। बिल्कुल। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। जीप के रुकते ना रुकते हवलदार साहब उससे कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपकते हैं और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। और कहानी का आखिरी दृश्य, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अरे, ठीक वैसा ही जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। ये देखकर हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। ये अंत, ये बहुत शक्तिशाली है। वो सरकंडे का छोटा सा चश्मा नाउमीदी के अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है। हाँ,
वो हमें बताता है कि कैप्टन भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी भावना, देशभक्ति की वो चिंगारी मरी नहीं है। वो अगली पीढ़ी तक पहुंच गई है। हाँ, वो बच्चों तक पहुंच गई है। ये इस बात का सबूत है कि देश के भविष्य को लेकर अभी उम्मीद बाकी है। हालदार साहब जिस कौम के बारे में सोचकर निराश हो रहे थे, उसी कौम के बच्चों ने उस विरासत को जिंदा रखा है। देशभक्ति एक व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होती, वो एक निरंतर बहने वाली धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। सही। कैप्टन की शारीरिक मौजूदगी से ज्यादा जरूरी उसकी भावना का जिंदा रहना था, और वो जिंदा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। देशभक्ति क्या है? ये कहानी हमें बहुत साफ बताती है कि देशभक्ति सिर्फ सेना में भर्ती होना या बड़े बड़े भाषण देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देशभक्ति कैप्टन जैसे एक साधारण बूढ़े लंगड़े आदमी के उस छोटे से रोजमर्रा के काम में जिंदा रहती है, जो वो बिना किसी तारीफ की उम्मीद के करता है। और वो उन बच्चों के बनाए सरकंडे के चश्मे में भी जिंदा है, जो शायद देशभक्ति के बड़े बड़े मतलब नहीं जानते, लेकिन अपने तरीके से देश के नायक का सम्मान करना जानते हैं। और यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात इस कहानी को एक और परत देती है। बिल्कुल। शुक्ल जी अपने निबंध देश प्रेम में पूछते हैं कि सच्चा देश प्रेम है क्या। वो कहते हैं, ये प्रेम ही तो है, और इसका आधार क्या है? क्या है? पूरा देश, यानी इंसान, पशु पक्षी, नदी पहाड़, सब कुछ। वो कहते हैं कि देश प्रेम कोई हिसाब किताब नहीं है कि देश का जीडीपी कितना है या हमारे पास कितने हथियार हैं। सच्चा देश प्रेम तो देश की हर चीज से एक गहरा भावनात्मक लगाव है। ठीक वैसा ही लगाव जैसा कैप्टन को नेताजी की उस बेजान मूर्ति से था। सही। उसे उस मूर्ति की असुविधा भी महसूस होती थी। ये लगाव, ये अपनापन ही असली देश प्रेम है। तो ये कहानी सिर्फ एक कस्बे की नहीं, बल्कि हमारे अंदर की कहानी है। हाँ, और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक विचार छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे कितने कैप्टन हैं जो खामोशी से देश को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, और जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं या पान वाले की तरह उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और उससे भी जरूरी सवाल ये है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि बच्चों के बनाए उस सरकंडे के चश्मे, यानी आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति की इस सच्ची और निस्वार्थ चिंगारी को बुझने न दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।